नमस्कार दोस्तों, किस्से का हिस्सा में एक बार फिर से आपका स्वागत है। किस्से का हिस्सा के पहले सीजन का आज हम आपको आखिरी किस्सा सुनाने जा रहे हैं। सीजन 2 में किस्से फिर होंगे, लेकिन ये किस्से सिर्फ हमारे ना हो, ये आप सबके किस्से भी होंगे। सीजन 2 में अशोक का किस्सा होगा, रमेश का किस्सा होगा, खुशबू का किस्सा होगा, अनिल का किस्सा होगा, जाकिर का किस्सा होगा, आपके शहर का किस्सा होगा, आपसे जुड़ी किसी घटना का किस्सा होगा और साथ मिल हम किस्सों का सफर यूं ही जारी रखेंगे। और किसी ने क्या खूब कहा है कि हकीकत में ये खामोशी हमेशा चुप नहीं होती, कभी तुम गौर से सुनना, बहुत किस्से सुनाती है। तो हमारे साथ किस्सों का सफर जारी रखने के लिए जरूरी है कि आपके पास अगर कोई किस्सा है तो आप हमारे साथ शेयर कीजिए। आप हमें info@hattrickimc.com पर अपने क्रेडेंशियल्स भेज सकते हैं। इसके अलावा हमारे जितने भी ब्रांड हैंडल्स हैं वहां पर आप मैसेज कीजिए और फिर हमारी टीम आपसे संपर्क करेगी। तो चलिए सीजन 1 का लास्ट किस्सा सुनते हैं। इस किस्से का नाम है मीठी मैगी। तो सुनिए ये किस्सा और बनिए इस किस्से का हिस्सा। मुझे जितेंद्र का फोन आया। जितेंद्र जो मेरे कजिन हैं और कुल्लू में रहते हैं, और फोन पर जब जितेंद्र ने मुझसे पूछा कि आप कल क्या मनाली आ रहे हैं, हालांकि मैंने उसे फोन पर हाँ तो कहा। फोन रखने के बाद मैं ये सोच में गुम हो गया कि शायद मैंने जितेंद्र से वादा तो किया और मैं भूल गया। मसला वही था, मनाली में एक छोटी सी जमीन का टुकड़ा लिया था और उससे जुड़ी कुछ कागजी कार्रवाई बाकी थी। जितेंद्र जो कुल्लू में रहते हैं उनका एक भरा पूरा व्यवसाय है। आप लोग जो बहुत स्वादले मैकडॉनल्ड्स और सबवे में बर्गर या दूसरी चीजें खाते हैं, उनके जो इंग्रेडिएंट्स हैं और जो ऑर्गेनिक वेजिटेबल्स और ड्रेसिंग्स उनमें लगती है, जितेंद्र उनकी प्रोडक्शन में है और जमीन से जुड़ी चीजों की उन्हें जानकारी भी है। दूसरी बात, ये जो जमीन का टुकड़ा मैंने मनाली में लिया, ये जितेंद्र के साथ मिलके लिया। तो फिर जितेंद्र ने कहा कि कुछ कागजी कार्रवाई बाकी है, तो आपको जब भी समय हो आप आके उसे निपटा लें। काफी हफ्ते मैं ये कोशिश करता रहा कि मनाली जाया जाए, पर दिल्ली में थोड़ी व्यवस्था थी। पिछले हफ्ते जितेंद्र ने मुझसे फोन करके कहा कि आने वाले फ्राइडे को आप मनाली आ सकते हैं, तो मैंने हामी भर दी और फिर मैं ये बात भूल गया। आज थर्सडे था और जितेंद्र ने मुझे याद दिलाया, तो मैंने जितेंद्र से कहा कि हाँ मुझे याद है, हालांकि मैं भूल चुका था। जितेंद्र से बात करके मैंने फोन रखा और फिर अपने एक दूसरे मित्र सीमांत को फोन किया। सीमांत ने जैसे ही फोन उठाया, मैंने सीमांत से कहा कि हम आज रात मनाली जा रहे हैं। मैंने सीमांत से पूछा नहीं, बल्कि मैंने फरमान सुनाया। दोस्तों के साथ आप ऐसा कर भी सकते हैं। तो सीमांत ने मुझसे पूछा कि क्या कार्यक्रम है, कितने बजे हम मनाली के लिए निकलने वाले हैं। तो मैंने उससे कहा कि 6 साढ़े 6 बजे आप मेरे ऑफिस आ जाएं, फिर हम साथ निकलेंगे। रास्ते में घर में रुककर सामान उठाया जाएगा और फिर सीधा निकल लिया जाएगा। सीमांत ने मुझसे यह भी कहा कि क्या हम खुद ड्राइव करके जा रहे हैं, क्योंकि हम दोनों ही हाईवे पे गाड़ी चलाने में महारत हासिल है हम दोनों को। लेकिन मैंने सीमांत से कहा नहीं, अपनी गाड़ी लेकर नहीं जाएंगे। जो ऑफिस का ट्रांसपोर्टर है, जो अक्सर जब मुझे बाहर जाना होता है और अगर अपनी गाड़ी नहीं ले जानी होती तो मैं उस ट्रांसपोर्टर से हेल्प लेता हूँ, उनसे गाड़ी लेता हूँ। तो मैंने उससे कहा कि ड्राइवर लेकर जाएंगे और मैंने ट्रांसपोर्टर को फ़ोन करके बता दिया है। इससे आसानी ये रहेगी कि हमें ड्राइविंग की कोई सरदर्दी नहीं रहेगी और हम आराम से एंजॉय करते हुए मनाली जा सकते हैं। तो कहे अनुसार 6 साढ़े 6 बजे सीमांत मेरे पास पहुंच गया। हमने ट्रांसपोर्टर से कह दिया था कि वो गाड़ी लेकर हमारे घर पहुंचे, ताकि हम अपनी गाड़ी को वहां अदला बदली कर, अपनी गाड़ी को घर पे पार्क कर, फिर ट्रांसपोर्टर के साथ जो उसकी कैब है उसमें मनाली के लिए निकल सके। ये जो ट्रांसपोर्टर है, इसके
ज़्यादातर ड्राइवर मुझसे वाकिफ हैं। अक्सर वो बहुत सी जगह मेरे साथ ट्रैवल कर चुके हैं। और दूसरी खास बात यह है कि इस ट्रांसपोर्टर को ये भी मालूम है और उसके दूसरे ड्राइवर्स को भी ये मालूम है कि बहुत से मौक़ों पर पहाड़ी रास्तों में अगर मैं ड्राइव नहीं कर रहा होता हूँ तो मुझे मोशन सिकनेस की प्रॉब्लम है। तो ऐसे में जहाँ दूसरे ट्रांसपोर्टर कभी भी आपको अपनी गाड़ी नहीं चलाने देते, यहाँ पे हमारा इस तरह का करार है कि अगर पहाड़ी रास्ते पे मैं गाड़ी चलाना चाहूँ तो वो मुझे गाड़ी चलाने की इजाज़त देते हैं। तो इस बार ट्रांसपोर्टर ने जिस ड्राइवर को हमारे साथ भेजा उसका नाम था बबलू। अब बबलू मेरे साथ काफ़ी जगहों पर ट्रैवल कर चुका है और हम एक दूसरे को अच्छी तरह जानते हैं। तो घर पहुंचे, हमने सामान उठाया। केवल एक ही दिन का कार्यक्रम था। मामला ये था कि थर्सडे की रात, आज रात हम चलकर अगली सुबह मनाली पहुंचेंगे और फिर फ्राइडे को मनाली रुक शनिवार की सुबह वापस दिल्ली की ओर आएंगे। दूसरा, हमने ये सोचा कि अभी रात को घर पे डिनर ना किया जाए और रास्ते में बहुत से ढाबे, कैफेज और इस तरह का प्रबंध है, तो कहीं भी रुककर खाना खा लिया जाएगा। तो हम बबलू के साथ गाड़ी में बैठे। मैंने और सीमांत ने चेक किया कि हमारे लैपटॉप्स में मूवीज़ का अच्छा स्टॉक है, हमारे पास बेहतरीन म्यूज़िक है और इसके अलावा वाइन एंड विस्की का स्टॉक भी है। तो लग रहा था दो दोस्त मनाली के सफ़र पर निकले हैं और बढ़िया सफ़र रहने वाला है। बातों ही बातों में मैंने बबलू से पूछा कि बबलू, रात का सफ़र है, नींद जैसी कोई समस्या तो नहीं है? जिस पर बबलू ने कहा कि साहब 24 घंटे की बात किया, आप 48 घंटे भी अगर कॉन्टिन्यूस मुझसे गाड़ी चलवाएं तो भी दिक्कत नहीं आने वाली। तो पूरी निश्चिंतता के साथ आप बैठिए गाड़ी में और सफ़र का आनंद उठाइए। तो हम आकर गाड़ी में बैठे, बबलू ने ड्राइविंग शुरू करी और हम दिल्ली के बॉर्डर को छोड़ अब मुरथल सोनीपत की तरफ रवाना हो गए। हमारा प्लान यह भी था कि डिनर को लेकर अभी कोई जल्दी नहीं है, तो जहां भूख लगेगी वहां पर रोक लिया जाएगा। लेकिन मुरथल के पास पहुंचने से कुछ देर पहले बबलू ने हमारे इरादों को शायद भांप लिया और हमसे कहा कि साहब, आप लोगों का जो भी कार्यक्रम हो वो ठीक है, लेकिन मुझे अभी भूख लग रही है और मैं चाहता हूं कि मैं खाना खा लूं ताकि फिर रास्ते में कहीं मुझे रोकना ना पड़े या किसी तरह की कोई दिक्कत हो ना। तो जिस पर हमने बबलू से कहा कि ठीक है, आप मुरथल में रुक जाइए और आप डिनर कीजिए और हमें जहां पे डिनर करना होगा हम फिर आपको बता देंगे। तो अपनी चिर परिचित जगह पर बबलू ने गाड़ी को रोका और बबलू डिनर के लिए उतरकर गाड़ी से ढाबे की ओर चले गए। इस बीच मैं और सीमांत अभी वाइन शुरू की जाए, कोई मूवी देखी जाए, इस सब पर सोच विचार ही कर रहे थे कि फिर हमने सोचा कि कुछ हल्का फुल्का खा लिया जाए ताकि फिर रास्ते में आगे कहाँ रुकना है, कैसे रुकना है, इस सब की चिंता नहीं रहेगी। और अब गाड़ी रुकी गई है तो चलिए हम भी इस मौके का फायदा उठाएं। तो बबलू ने अपना लेविश डिनर और हमने हल्के फुल्के स्नैकिंग के साथ मुरथल में डिनर का कार्यक्रम किया और आकर फिर से गाड़ी में बैठ गए। गाड़ी में बैठकर अभी हमें कुल 5 या 10 मिनट हुए थे और बबलू गाड़ी चला रहे थे कि अचानक बबलू ने गाड़ी को रोका। इससे पहले कि हम कोई प्रश्न पूछते, बबलू ने सर घुमाकर हमारी तरफ कहा कि साहब, मुझे नींद आ रही है और क्योंकि अभी अभी खाना खाया है तो नींद बहुत जोर से आ रही है। तो सीमांत ने झट से कहा कि बबलू, तुमने तो कहा था कि 24 घंटे क्या 48 घंटे गाड़ी चलवा लो, फिर भी नींद नहीं आने वाली। तो बबलू ने कहा कि साहब, पिछले 2 दिन से मैं लगातार टूर पे था, गाड़ी चला रहा था, इसलिए अब नींद आ रही है। तो मैंने सीमांत की तरफ हंसते हुए कहा, देखते हुए हंसते हुए कहा कि देखिए, टेक्निकली तो बबलू जो है वो ठीक कह रहे हैं, 48 घंटे हो चुके हैं। तो फिर मैंने सीमांत की तरफ और सीमांत ने मेरी तरफ देखा और पूछा कि कौन ड्राइव करेगा। तो सीमांत ने कहा कि ऐसा है कि तुम पहले ड्राइव करो, बाद में मैं ड्राइव कर लूंगा।
तो जिस पर मैंने अपना तुर्रा छोड़ते हुए कहा कि सीमांत, 1 घंटा पहले तुम ड्राइव करो और 1 घंटे के बाद मैं ड्राइव करूंगा। यह मेरा एक फॉर्मूला है। आप 1 घंटे की बात करके ड्राइविंग सीट पर अपने साथी को बिठाएं और फिर जब गाड़ी चलने लगती है, आपका स्टीयरिंग पर हाथ सेट हो जाता है, तो फिर 1 घंटा क्या 2 घंटा क्या, आपको समय का अनुमान नहीं रहता। सीमांत मेरे इस झांसे में आ गया। तो सीमांत ड्राइविंग सीट पर, मैं सीमांत के साथ और बबलू पिछली सीट पर आकर बैठ गए और हमने अपने सफर को जारी रखा। और जैसा कि मैंने आपको बताया कि एक सेट फॉर्मूला है, वो फॉर्मूला काम भी किया। हम बातें करते रहे, म्यूजिक सुनते रहे, अंधेरी रात और डीपर के सहारे लाइटों को देखते हुए रास्ता कटता गया। सीमांत अब 1 घंटे वाली बात पूरी तरह भूल चुका था। बबलू हालांकि अब पिछली सीट पर अबोध बालक की तरह सो चुका था और लगातार उसके खर्राटों की आवाज हमें आ रही थी। फिर भी दो साथ थे और इंटरेस्टिंग कन्वर्सेशंस हो रही थी, तो हमें किसी किस्म की दिक्कत लग नहीं रही थी। हालांकि गाड़ी में पीछे बैठ के मूवीज का आनंद लेंगे और वाइन एंड डाइन होगा, वो सब तरह का जो कार्यक्रम था, बबलू की नींद ने उसे अब ठप कर दिया था। सीमांत गाड़ी चलाता रहा और अब हम हिमाचल के पास पहुंच गए थे। तो हमने ये सोचा कि हिमाचल एंटर करने से पहले थोड़ा खुद को तरोताजा कर लिया जाए। तो हमने पंजाब कीरतपुर के आसपास एक ढाबे के पास अपनी गाड़ी को रोका और चाय पीने के लिए गाड़ी से उतरे। ये जरूरी भी रहता है क्योंकि पहाड़ी रास्तों पर आपको पूरी तरह से चौकन्ना होने की जरूरत होती है। हम चाय पीने के लिए उतरे। पीछे बबलू अभी भी सो रहा था और किसी भी तरह की कोई हरकत नहीं थी, तो हमने बबलू को जगाया भी नहीं। हम गए, हमने चाय पी और वापस आकर गाड़ी में बैठे। अब सीमांत ने कहा कि देखिए, आपने 1 घंटे का काफी फायदा उठा लिया है, तो ऐसा कीजिए कि अब आप गाड़ी चलाइए और मैं आपके साथ बैठता हूं। तो मुझे लगा कि एक आखिरी चांस ले लेना चाहिए, तो मैंने बबलू को जगाने की कोशिश की। 1-2 बार जगाने के बाद बबलू झट से उठकर सीट पर बैठ गया। तो मैंने उससे कहा कि क्या तुम अब अपनी नींद पूरी कर चुके हो और इस हालत में हो कि अब चलाओगे? जिस पर बबलू ने कहा, हाँ हाँ साहब, अब मैं पूरी तरह से जाग गया हूं, अब चिंता की कोई बात है नहीं। सीमांत मेरे इस प्लान पर काफी सरप्राइज था। बोला कि देखिए, पहले तो आपने धोखे से मुझे गाड़ी पकड़ा दी और जब अब आपकी बारी आई है तो आपने बबलू को जगा दिया। बबलू आकर ड्राइविंग सीट पर बैठा और हम दो दोस्त पिछली सीट पर, और हमने एक बार फिर सफर को शुरू किया। हिमाचल हमने एंटर किया। स्वारघाट से हम थोड़ा आगे पहुंचे कि बबलू ने एक बार गाड़ी को फिर रोक दिया और अभी कुल मिलाकर बबलू की को ड्राइविंग करते हुए 25 या 30 मिनट ही हुए थे। तो इससे पहले हम दोबारा बबलू से ये पूछते कि क्या हुआ, कि बबलू झट से गाड़ी का दरवाजा खोल के बाहर निकला और दौड़ता हुआ गाड़ी के पीछे की ओर गया। हम अभी इसी सोच विचार में थे कि बबलू को क्या हुआ कि हमें बबलू की तरफ से जोर जोर की आवाज आने लगी, जैसे कि शायद वो वॉमिटिंग करने की कोशिश कर रहा है। ही इज थ्रोइंग अप। अभी हम सोचते कि उतरें और देखें कि बबलू की तबीयत ठीक है या नहीं, कि बबलू वापस आया। गाड़ी से पानी की बोतल निकाल उसने अपना मुंह धोया और कहा कि साहब, मुझे बहुत तेज तबीयत खराब हो रही है मेरी आज, मुझे नहीं लगता मैं इस हालत में हूं कि मैं गाड़ी चला पाऊंगा। बबलू ने पहाड़ी रास्तों पर काफी बार मेरे साथ सफर किया है और बबलू को मोशन सिकनेस की कोई दिक्कत तो ऐसा पहले कभी लगा नहीं। खैर, अब साहब की तबीयत ठीक नहीं थी तो गाड़ी चलाने की हालत में वो नहीं थे, तो सीमांत को मौका मिला मुस्कुराने का और सीमांत ने कहा कि साहब, लाइफ टेक्स फुल सर्कल। आपने जो
जालसाजी कर मुझसे गाड़ी चलवाई, अब आपकी बारी है। तो मैंने बिना कुछ कहे ड्राइविंग सीट संभाली, सीमांत मेरे साथ में बैठे और बबलू एक बार फिर मासूम बच्चे की तरह पिछली सीट पर जाकर लेट गया। हंसते हुए सीमांत ने मुझसे कहा कि ऐसा लग रहा है कि हम दो ड्राइवर जो हैं बबलू को मनाली घुमाने ले जा रहे हैं। खैर, ये रास्ता पहाड़ी काफी बढ़िया रास्ता है। आप नदी और पहाड़ों के साथ होते हैं और फिर अच्छे दोस्त का साथ हो, बातचीत हो रही हो, तो सफर में आपको मजा आता ही है। तो हम लगातार चलते रहे। कोशिश ये थी कि सुबह सुबह 5:30-6 बजे के करीब हम मनाली पहुंच जाएं और फिर थोड़ी देर रेस्ट कर अपना काम निपटाया जाए और फिर मनाली में शाम को रुक के अगले दिन सुबह दिल्ली के लिए वापस निकला जाए। तो ऐसा ही हुआ भी। रास्ते में कुछ खास और घटा नहीं। हम लगातार ड्राइविंग करते रहे। बीच बीच में मौका देख सीमांत ने झपकी भी ली। हालांकि जब सीमांत गाड़ी चला रहे थे तो उन्होंने मुझे चेतावनी दे दी थी कि आप ड्राइवर के साथ बैठ के सोने की कोशिश ना करें। तो मैं भी इसी कोशिश में था कि सीमांत की झपकी नींद में ना बदले, तो मैं लगातार सीमांत को सोने नहीं देने की कोशिश कर रहा था। मनाली पहुंचे। मनाली में हमने इस बार कोशिश ये की थी कि किसी भी रिलेटिव के घर ना रुका जाए, क्योंकि मनाली में ही काम है। तो हमने मनाली में ऑर्चर्ड ग्रीन्स होटल जो है उसमें अपने लिए कमरा बुक करवा रखा था। 5:30-6 बजे के करीब हम मनाली पहुंच गए। अब चूंकि बबलू की तबीयत थोड़ी नासाज थी तो हमने सोचा कि क्यों बबलू को गाड़ी में ही रहने दिया जाए। तो हमने होटल रिसेप्शन पे जाके बात की और बबलू के लिए भी एक कमरा बुक करवाया। और फिर हमने बबलू से कहा कि आप अपने कमरे में जाके आराम करें, इस बीच हम भी थोड़ा आराम करेंगे। और प्लान ये था कि जितेंद्र जो है वो 10-10:30 बजे हमारे पास आएंगे और फिर हम दोनों मिलके रजिस्ट्रार ऑफिस जाएंगे और सारा काम निपटा लिया जाएगा। फिर अगर समय बचा तो थोड़ा मनाली के आसपास या मनाली में घूम फिर लिया जाएगा, क्योंकि अगले दिन हमें वापस दिल्ली आना। तो बबलू अपने कमरे में जाकर आराम करने लगा। मैं और सीमांत अपने कमरे में आए, फ्रेशन अप हुए, थोड़ा आराम किया और ठीक 10-10:15 बजे जितेंद्र जो है हमारे पास आ गए। मैं, जितेंद्र और सीमांत हम लोग मिलकर रजिस्ट्रार के ऑफिस गए और जैसे कि जितेंद्र ने कहा था कि आप आइए, सब कागजी कार्रवाई मैं करके रखूंगा, आपको सिर्फ सिग्नेचर करना है, तो ऐसा ही हुआ भी। जितेंद्र ने सारे इंतजाम कर रखे थे। हम लोग रजिस्ट्रार ऑफिस गए और हमने अपना काम निपटा लिया। मुझे ये लग रहा था क्योंकि कागजी कार्रवाई में बहुत से मौकों पर ज्यादा समय लग जाता है, आपको अक्सर अधिकारी सीट पर नहीं मिलते या किसी तरह की दिक्कत पेश आती है, लेकिन सिस्टमैटिकली हमारा सारा काम हो गया। तो 2 बजे के आसपास अब हम पूरी तरह से फ्री थे। तो मैंने और सीमांत ने आपस में बात की और सोचा कि अगर बबलू अब स्वस्थ है या तबीयत बबलू की अब ठीक है तो हम कोशिश करके आज ही वापस दिल्ली निकल सकते हैं। ऐसा करने से हम शनिवार की सुबह दिल्ली पहुंच जाएंगे और फिर पूरा शनिवार का दिन रहेगा हमारे पास आराम करने का, और ये बेहतर प्लान लगा हमें। हालांकि जितेंद्र ये जिद कर रहे थे कि आप कुल्लू रुक जाइए या मनाली रुकिए, आज जैसे कि आपका कार्यक्रम था यहीं पे रुकने का, वैसा ही कीजिए और अगले दिन सुबह निकलिए। पर फिर मैंने जितेंद्र को मनाया कि अगर हम रात को ट्रैवल करते हैं तो शायद कुछ समय बच जाएगा। तो हमने मनाली में कुछ समय और बिताया, मार्केट को हल्का फुल्का घूमा, वापस होटल पहुंचे और बबलू से तफ्तीश की। तो मालूम पड़ा कि बबलू साहब अब एकदम स्वस्थ हो, मुस्कुराते हुए अपने कमरे में आराम से लेटे हैं। और जैसे ही हमने उनसे कहा कि क्या आज शाम ही हम दिल्ली वापस जा सकते हैं, तो इस पर वो एकदम चौकन्ने हो गए और कहा कि जी मैं बिल्कुल फिट हूं और अब तो मैं दिल्ली तक आराम से गाड़ी चला सकता हूं। तो ये सुन के मैं और सीमांत मुस्कुराए और हमने राहत की सांस ली। अब तक तो गाड़ी मैं और सीमांत ही चलाकर लाए थे।
तो हमने जितेंद्र से विदा ली और करीबन 6 साढ़े 6 बजे हम मनाली से निकले वापस दिल्ली की ओर। क्योंकि ये एक क्विक टूर था तो इस बार हमने किसी भी और रिलेटिव से मिलने का प्लान बनाया नहीं था। तो हम सीधे निकले और लेफ्ट बैंक से हालांकि होते हुए मनाली की और मनाली से कुल्लू की ओर चल पड़े। फिलहाल गाड़ी बबलू चला रहा था और हमें ऐसा लग रहा था कि चलिए साहब, अब कम से कम जो प्लान आती बार का था दिल्ली से मनाली, अब मनाली से दिल्ली जाते समय वैसा किया जाएगा, सफर को एंजॉय किया जाएगा। आप मनाली से होकर कुल्लू पहुंचते हैं, कुल्लू से भुंतर, भुंतर से आप पौठ आते हैं और उसके बाद एक बहुत ही खूबसूरत स्टॉप है बीच में जिसे कहते हैं पंडू। यहां पर डैम है, पंडो डैम। यहां नदी को रोककर एक डैम बनाया गया है, ब्यास नदी को रोककर। हालांकि इस ब्रिज पर ना तो आप गाड़ी को रोक सकते हैं और ना ही किसी तरह का फोटोग्राफ ले सकते हैं, ये वर्जित क्षेत्र है। पंडो जब तक हम पहुंचे तो इस समय 8 साढ़े 8 पौने 9 का समय हो चला था। पंडो ब्रिज हमने जैसे ही क्रॉस किया तो हमने देखा कि सड़क के एक परिवार खड़ा है, हस्बैंड वाइफ और शायद वाइफ की गोदी में छोटा बच्चा है और वो हाथ दे रहे हैं हमें रुकने के लिए।